हेलो फ्रेंड्स, जीएस ऑफ स्टडी विथ एसआई दिनेश यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लेकर आया हूं एवं उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यह समझना है कि संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी क्या। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 ईस्वी में किया गया था। अगर पहली बार संविधान सभा की गठन की बात किया जाए तो पहली बार संविधान सभा का गठन दोस्तों अमेरिका के द्वारा किया गया था। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर पर, हम लोग चलते हैं और देखते हैं जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी में हम लोग चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के तहत जो भी आएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ऑप्शन ए है दोस्तों साइमन कमीशन के द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन के द्वारा और ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। आपको बता दूं दोस्तों कि भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग बहुत लंबे समय पहले से किया जा रहा था, किंतु अंग्रेजों ने इस पर जो अमल किया था क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जब 1942 ईस्वी में जापान की सेना रंगून पर कब्जा कर लिया था एवं भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों सीधा खतरा पैदा हो गया था। तो युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत को भेजा था, जिसमें उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि युद्धोपरांत भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, किंतु भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया था और भारतीयों का मानना यह था कि संविधान सभा का गठन युद्धोपरांत क्यों, युद्ध के समय या अभी क्यों नहीं किया जाएगा। तो इसलिए भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया था और गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, आगे की तिथि है। तो वहीं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसकी बैंक नष्ट होने वाली है। तो कभी कभी ये भी आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछ देता है कि किस मिशन या किस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने यह बोला था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे बोला था कि जिसकी बैंक नष्ट होने वाली है। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर संविधान सभा की बात किया जाए दोस्तों कि पहली बार भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग कब किया गया था, आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो पहली बार दोस्तों संविधान सभा की मांग अगर देखा जाए भारतीयों के द्वारा तो सबसे पहले 1995 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक था स्वराज विंग, अर्थात स्वराज विंग में पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। दूसरी बार अगर देखा जाए तो 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी और उनका मानना था कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार बनाया जाए। 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग की गई और 1934 ईस्वी में ही एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार कब दिया था, तो 1934 ईस्वी में। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में देखा जाए दोस्तों तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग आधिकारिक रूप से 1935 ईस्वी में किया गया था, जबकि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार किसके द्वारा यह मांग किया गया था,
कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। तो ये मांग दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया था। तो इस पर अमल करने के लिए अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा के गठन की बात दोस्तों उन्होंने अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा किया था, या उन्होंने अगस्त प्रस्ताव 1940 जिस समय वायसराय दोस्तों लॉर्ड लिथगो थे, तो उन्होंने उस समय यह चर्चा किया था अगस्त प्रस्ताव में कि भारतीयों के लिए एक स्वयं का संविधान होना चाहिए। जबकि 1942 का भी मैंने चर्चा किया ही। तो जब 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव को भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था, तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीयों को संविधान सभा गठन करने का अधिकार मिला था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए है दोस्तों 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी है 12 लाख व्यक्ति और ऑप्शन डी है 15 लाख व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10 लाख व्यक्ति, मतलब 10 लाख व्यक्ति पर एक सीट आवंटित किया गया था। और उस समय देखा जाए दोस्तों तो उस समय देश की आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। तो इस प्रकार संविधान सभा में कुल सदस्य जो संख्या निर्धारित किया गया था दोस्तों 389 किया गया था। 10-10 लाख की आबादी पर देखा जाए तो 389, जिसमें दोस्तों 93 जो था देशी रियासतों को दिया गया था और ब्रिटिश भारत को 296 सीट प्रदान किया गया था। मतलब हम बोल सकते हैं कि उस समय भारत जो था 2 भागों में बटा हुआ था, एक था देशी भारत और एक था ब्रिटिश भारत। देशी भारत बोलने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वहाँ पर राजा महाराजा या रजवाड़े शासन करते थे और वहाँ पे सारे कर वगैरह भी राजा ही लेते थे। और एक था ब्रिटिश भारत, मतलब वैसा क्षेत्र या प्रांत जो अंग्रेजों के अधीन था उसे हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। तो देशी भारत के लिए या राजे रजवाड़ों के लिए 93 सीट आवंटित किया गया, जबकि ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीट। 296 में दोस्तों 4 जो था उनका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। चीफ कमिश्नरी दोस्तों बोल सकते हैं कि आजकल जिस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश है उसी प्रकार उस समय 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 93 देशी रियासत और 296 ब्रिटिश भारत। तो 93 जो देशी रियासत था दोस्तों या राजे रजवाड़े के लिए जो सीट आवंटित किया गया था उनको मनोनयन करने का अधिकार था, मतलब वो अपने क्षेत्र से किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकते थे। लेकिन जो ब्रिटिश भारत के लिए जो सीट आवंटित किया गया था 296, वहाँ पर निर्वाचन कराना था। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ दोस्तों। अगर 4 आप चीफ कमिश्नरी क्षेत्र देखें तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपका दोस्तों दिल्ली था, अजमेर था, कुर्ग था और बलूचिस्तान था, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है। तो ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट्स हुआ दोस्तों, जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है विलियम वुड, ऑप्शन बी है पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है स्टैफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी है एबी अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन ए विलियम वुड, क्योंकि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे दोस्तों। आपका पहला सदस्य था पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरा एबी अलेक्जेंडर। पैट्रिक लॉरेंस देखा जाए दोस्तों तो भारत के सचिव भी रह चुके थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर नौसैनिक मंत्री उस समय थे। कैबिनेट मिशन दोस्तों 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इसने अपनी योजना जो है
16 मई 1946 को प्रकाशित किया था। इसका कार्य था दोस्तों भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना। अगर इसकी अध्यक्ष की बात किया जाए कि कैबिनेट मिशन जो आया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष दोस्तों पैथिक लॉरेंस थे। अगर बात किया जाए कि उस समय वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों क्लीमेंट एटली थे। तो ये इससे संबंधित फैक्ट्स हुआ दोस्तों, आप लोग लिखते चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, और ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अभी जस्ट मैंने चर्चा किया पिछली क्वेश्चन में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों। अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात किया जाए तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, और इसका गठन दोस्तों 2 सितंबर 1946 से मतलब ये अपना कार्य करना प्रारंभ किया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कार्यपालिका परिषद का उपसभापति और उस समय के वर्तमान वायसराय जो थे कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष या सभापति निर्वाचित हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और ऑप्शन डी है जगजीवन राम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अंतरिम सरकार का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अगर निम्न ऑप्शन पर विचार किया जाए दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा कि सी राजगोपालाचारी को अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री का पद मिला था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जबकि जगजीवन राम जो थे उस समय श्रम मंत्री चुने गए थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन को कोई भी विभाग नहीं मिला था या अंतरिम सरकार में ये शामिल नहीं थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वराज पार्टी ने 1946 में, ऑप्शन ए। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको चलेगा, क्योंकि निम्न में से बोल रहा है। अगर ऐसे व्यक्तिगत रूप से बोले तो व्यक्तिगत रूप से, अगर बोलेगा अप्रत्यक्ष रूप से तो हम बोल सकते हैं बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक स्वराज बिंग, और दूसरा व्यक्ति महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के द्वारा तो खैर 1935 में मांग किया गया था, और मुस्लिम लीग ने तो 2 संविधान की मांग किया था, आप लोग को पता होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन ए है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ऑप्शन बी है पहले सबसे पहले दोस्तों ये कथन हम लोग देखते हैं। कथन आपका पहला इसमें ऑप्शन है एक,
वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे। ऑप्शन सी है बहुदलीय निकाय थे, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। इसमें आपको यह देखना है दोस्तों कि कौन सा सत्य नहीं है संविधान सभा के विषय में। पहला है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे, तो ये दोस्तों हम बोल सकते हैं कि वयस्क मताधिकार पर आधारित था, है कि नहीं, क्योंकि संविधान सभा में जो 296 सदस्य थे उनका निर्वाचन किया गया था, है कि नहीं, जो वयस्क मताधिकार पर आधारित था। तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, क्योंकि जो 296 सदस्य जिनका निर्वाचन हुआ था, तो 296 सदस्य को यहाँ की जनता ने डायरेक्ट नहीं चुना था, बल्कि उस समय के वहाँ के जो विधानमंडल काम कर रहे थे, विधानमंडल के द्वारा ही उन सदस्यों को चुना गया था। तो अप्रत्यक्ष परिणाम था, ना कि प्रत्यक्ष परिणाम था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थे, बिल्कुल सही है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी बिल्कुल सही है, बहुत सारी समिति थी। तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2। अब चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है फर्स्ट में 1 और 2, तो इसका सही आंसर दोस्तों यही हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो आपको सही है, इसमें गलत चुनना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है एस राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अगर संविधान सभा की बैठक की बात किया जाए दोस्तों, अगर इससे संबंधित फैक्ट्स आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम संविधान सभा की बैठक की चर्चा करते हैं। तो संविधान सभा की 3 महत्वपूर्ण बैठक थी प्रथम सत्र में, जो आपको हुआ था 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर को जो प्रथम बैठक हुआ था दोस्तों, उसके अगर फैक्ट्स आप लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। जो 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और उनका मानना था कि हम लोगों के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। तो जब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था तो विंस्टन चर्चिल ने इस पर कमेंट किया था कि यह एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो आपको ये दोस्तों पूछ सकता है कि विंस्टन चर्चिल ने किस संदर्भ में यह कहा है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रथम बैठक में जब मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, इस संदर्भ में विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगर बात आपको क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था या प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य भाग लिए थे, तो प्रथम बैठक में 211 सदस्य भाग लिए थे, जिसमें 9 महिला सदस्य थे। और इसकी विशेषता देखा जाए दोस्तों तो इसकी सबसे खास विशेषता ये थी कि उस समय के सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा की किस बैठक में चुना गया था। तो हम बोल सकते हैं प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर को हुआ था उसमें चुना गया था। कभी कभी दोस्तों आपको ये भी पूछ देता है कि किस देश से मतलब ये प्रेरित था जो सबसे बुजुर्ग सदस्य को चुना गया था। तो ये दोस्तों फ्रांस की संविधान या फ्रांस की व्यवस्था के तहत ये चुना गया था, क्योंकि फ्रांस में भी उस समय प्रचलित था जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होते थे उनको ही अध्यक्ष चुना जाता था। तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित था। चलते हैं दूसरे बैठक को। तो दूसरा बैठक दोस्तों 11 दिसंबर को हुआ था और दूसरा बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था और इसी बैठक में H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है
कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव हुआ था किस बैठक में हुआ था? तो जो दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर को, और इसमें ही बीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। और तीसरा महत्वपूर्ण बैठक है दोस्तों 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर का जो बैठक हुआ था दोस्तों, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, किंतु संविधान सभा के द्वारा यह 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण इससे संबंधित फैक्ट्स हुए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अभी जस्ट इसका चर्चा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, और ऑप्शन डी है डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, इसका बोल रहा है क्वेश्चन उद्घाटन अधिवेशन, मतलब जो पहला सत्र का जो पहला अधिवेशन और पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था। तो 9 दिसंबर को किनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि दूसरी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अभी जस्ट चर्चा मैंने किया है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 को, और ऑप्शन डी है 19 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946। यह संविधान सभा की पहली बैठक थी, और इसकी विशेषता अभी मैंने जस्ट चर्चा किया है दोस्तों पिछली क्वेश्चन में कि इसमें क्या हुआ था। तो यह संविधान सभा की पहली बैठक थी। इसमें कुल 211 सदस्य भाग लिए थे, जिसमें 9 महिला सदस्य भी भाग ली थी इसमें, और इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, जिसके कारण चर्चिल ने इस पर बोला भी था कि यह एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है। और हम बोल सकते हैं दोस्तों इसकी विशेषता में कि इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 20 फरवरी 1947, ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1947। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 22 जनवरी 1947, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक जो हुआ था संविधान सभा का, उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश तो किया गया था, प्रस्तावना, पर उसे संविधान सभा द्वारा पारित नहीं किया गया था। संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था दोस्तों? तो 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है डॉक्टर सी.डी. देशमुख। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 14 का बी,
और उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए थे दोस्तों? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 15। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन तो दोस्तों थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है इसमें, कहीं कहीं किताब में आपको 11 लिखता है और कहीं कहीं 12 लिखता है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि संविधान को बनाने में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 11वां अधिवेशन दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जिस समय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। किंतु अंगीकृत करने के बाद पुनः एक संविधान सभा की बैठक होती है, अब जो 24 जनवरी 1950 को होती है। संविधान सभा को अंगीकृत कर लिया गया था 11वें अधिवेशन की अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अंगीकृत करने के बाद पुनः इसका एक बैठक होता है। जो बैठक था ना कि अधिवेशन था, जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जब सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो यही सस्पेंस होता है दोस्तों, अंतिम बैठक को कहीं कहीं अधिवेशन में किसी किसी किताब में जोड़ लेता है तो 12 हो जाता है और कहीं कहीं नहीं जोड़ता है तो 11 होता है। तो ये दोस्तों आंसर आपको ऑप्शन के हिसाब, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा 11 मारना है कि 12 मारना है। यहाँ पे सबसे सटीक ऑप्शन आपका 12 था, तो इसलिए मैंने 12 को चुना। अगर इससे संबंधित देखा जाए दोस्तों तो अंतिम बैठक के समय कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति चुना गया था। और इसी बैठक में जो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था संविधान सभा का, इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये भी आपको क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि संविधान सभा की जब अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें भारत के संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, तो कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो ये दोस्तों उस समय 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। जो महत्वपूर्ण है आप लोग लिखते चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताएं। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 25 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950। ये संविधान सभा का अंतिम बैठक था दोस्तों। इसमें क्या क्या किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। और कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जो इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है BN राव और ऑप्शन डी है के मुंशी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, BN राव। अगर इनसे संबंधित फैक्ट्स देखा जाए दोस्तों तो BN राव का पूरा नाम बनेगल नरसिम्हा राव था, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। और इनसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो न्यायाधीश रहे थे। और
हम बोल सकते हैं कि इससे संबंधित आपको क्वेश्चन ये पूछता है, संवैधानिक सलाहकार भी हो गया, है ना। और इनके संदर्भ में सच्चिदानंद सिन्हा ने बोला था कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माता इनको कहा था। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किस व्यक्ति को भारत का प्रथम प्रारूप निर्माता कहा, तो आपको BN राव हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1949, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1949 और ऑप्शन डी है 15 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, जो 11वां अधिवेशन का अंतिम बैठक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1886 और 1951, 1800, ऑप्शन बी है 1891 और 1956, ऑप्शन सी है 1877 और 1961 और ऑप्शन डी है 1889 और 1961। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1886 में इनका जन्म हुआ था और 1951 में इनका, सॉरी ऑप्शन बी होगा दोस्तों, सॉरी ऑप्शन बी 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनका मृत्यु हुआ था। इनका जन्म दोस्तों मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था, जबकि इनका मृत्यु दोस्तों 1956 में दिल्ली में हुआ था। इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इनकी अगर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक की चर्चा किया जाए तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक आप लोग लिख सकते हैं। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी हिंदू धर्म की पहेलियाँ, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान जो बार बार आपको एग्जाम में पूछता है, जाति का उच्छेद, बहिष्कृत भारत, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, आप लोग लिखते जाइएगा। रनाड़े गांधी और जिन्ना, शूद्र कौन और कैसे, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप लोग लिखते चलिएगा। एक बार फिर से चर्चा करते हैं इनकी पुस्तक पर। इनका महत्वपूर्ण पुस्तक था हिंदू धर्म की पहेलियाँ, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, जाति का उच्छेद, बहिष्कृत भारत, रनाड़े गांधी और जिन्ना, शूद्र कौन और कैसे, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। और देखा जाए दोस्तों तो डॉक्टर BR अंबेडकर को संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों, इसलिए डॉक्टर BR अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना आजाद और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, किंतु हम बोल सकते हैं दोस्तों राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार को लागू करने की बात किया था और इसका पुरजोर समर्थन किया था। तो समझते हैं वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों देश का प्रत्येक नागरिक जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी धर्म का हो, नस्ल का हो, जाति का हो, रंग का हो, जन्म स्थान कहीं भी हो, मतलब हम बोल सकते हैं कि उसको वोट देने का अधिकार 18 या 18 वर्ष से अधिक की आयु वालों को, उसी को वयस्क मताधिकार बोला जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है।
यह कथन है? ऑप्शन ए है मॉरिस जोन्स का, ऑप्शन बी है हार्टग्रेव जूनियर का, ऑप्शन सी है अलेक्जेंड्रोविच का, और ऑप्शन डी है आइवर जेनिंग्स का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का कहना था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ऑप्शन ए है ऑस्टिन, ऑप्शन बी है सी आर एटली, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल, और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने संविधान सभा पर कमेंट किया था कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इन्होंने इस बात की चर्चा जो दोस्तों अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। जबकि विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था दोस्तों? तो विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को एक जातीय बोल सकते हैं कि एक जातीय मतलब बोल सकते हैं एक जातीय संसद कह करके पुकारा था, संस्था कह करके पुकारा था। और उन्होंने ही प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग के भाग न लेने पर कहा था कि संविधान सभा एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सरदार पटेल। अगर और संबंधित फैक्ट्स लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, नियमन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, झंडा समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मतलब कौन थे इसके अध्यक्ष? तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर प्रारूप समिति से संबंधित बात किया जाए दोस्तों, तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके कुल सदस्य 7 थे, अध्यक्ष सहित कुल सदस्य इसके 7 थे। अगर 7 सदस्य की चर्चा किया जाए दोस्तों, तो 7 सदस्य आप लिख सकते हैं। इसके 7 सदस्य में एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला थे, एन माधव राव थे जो बी एल मित्र के जगह पर आए थे, और टी कृष्णामाचारी थे जो डीपी खेतान के जगह लिए थे। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देता है दोस्तों कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था। अभी तो क्वेश्चन में अध्यक्ष पूछा था, तो आप इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? बी आर अम्बेडकर। अगर
सदस्य और क्वेश्चन पूछता है तो कभी कभी ये पूछ देता है कि प्रारूप समिति के कौन सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के भी सदस्य रह चुके थे, तो सैयद मोहम्मद सादतुल्ला थे। और प्रारूप समिति के कौन सदस्य जो थे या एकमात्र ऐसे सदस्य जो कांग्रेस के सदस्य थे, तो डॉक्टर के मुंशी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देखिएगा दोस्तों, प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अन्य सदस्य की चर्चा कर रहा है। तो अन्य सदस्य तो 6 ही थे और एक अध्यक्ष समेत इसमें कुल 7 सदस्य थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए है मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी है के मुंशी, ऑप्शन सी है ए के अय्यर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जो पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष नहीं थे। दोस्तों पांडुलेखन समिति जो है, प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर पांडुलेखन समिति को निम्न नामों से आप जान सकते हैं, पांडुलेखन समिति बोल सकते हैं, इसी को प्रारूप समिति भी बोल सकते हैं, इसी को आप ड्राफ्टिंग कमिटी भी बोल सकते हैं, तीनों एक ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947 और ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 29 अगस्त 1947। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है दोस्तों सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी और ऑप्शन डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बहुत लोग सस्पेंस में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, किंतु नहीं दोस्तों, आप स्टैंडर्ड किताब पढ़िएगा तो उसमें कहीं भी जेबी कृपलानी का उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय इतिहास में देखा जाए तो 2 झंडा समिति का उल्लेख किया गया। एक झंडा समिति जो था दोस्तों 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित किया गया था झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर अन्य सदस्य देखा जाए तो अन्य सदस्य भी इसको 6 थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तारा सिंह थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डीबी केलकर थे, हरिदरकर थे एवं पटाभी सीतारमैया थे। एक अन्य जो था दोस्तों, संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा तदर्थ झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अन्य सदस्य की बात किया जाए तो अन्य सदस्य अबुल कलाम आज़ाद थे, सरोजनी नायडू थे, सी राजगोपालाचारी थे, के एम मुंशी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कहीं भी दोस्तों इसमें जेबी कृपलानी का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए आपको कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए है इटली के संविधान से, ऑप्शन बी है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी है फ्रांस के संविधान से और ऑप्शन डी है यूएसए के संविधान से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से। उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अर्थात संविधान सभा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी समस्या हो दोस्तों, इससे संबंधित कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो
तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।